प्रिय छात्रों, आइए आज एमए हिंदी पूर्वार्ध हिंदी साहित्य के इतिहास प्रश्न पत्र के अंतर्गत इतिहास दर्शन पर आपसे बात करना चाहेंगे। इतिहास दर्शन समझने की दृष्टि से एक अत्यंत क्लिष्ट विषय है और प्रायः एमए के विद्यार्थियों को इस टॉपिक को समझने में असमंजस या असुविधा होती है। मैं कोशिश करूंगा कि अपने इस वीडियो व्याख्यान में इस विषय पर बहुत सहजता के साथ अपनी बातें आपके सामने रखूं। तो छात्रों, जैसा कि शीर्षक है इतिहास दर्शन, इस शीर्षक में दो शब्द मिलते हैं, एक इतिहास और दूसरा दर्शन। ये दोनों मिलकर के इतिहास दर्शन शीर्षक की सृष्टि करते हैं। इतिहास की अवधारणा, इतिहास की परिभाषा और इतिहास का स्वरूप, ये अध्ययन का पृथक विषय है। अतः मैं इतिहास दर्शन को व्याख्यायित करने के साथ साथ केवल आपको ये संकेत करना चाहूंगा कि इतिहास की परिभाषा क्या है। इतिहास अर्थात जो हमारा अतीत, जो हमारा पुराना समय, प्राचीन कालखंड, बीता हुआ कल, बीती हुई घटनाएं, बीता हुआ प्रसंग और बीती हुई स्थितियां, और कुल मिलाकर के बहुत साधारण रूप से हमारे अतीत का सारा विषय, हमारे अतीत की सारी घटनाएं, हमारे अतीत का सारा प्रसंग इतिहास की परिभाषा में समाविष्ट हो जाता है। शाब्दिक दृष्टि से इतिहास का अर्थ है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। इससे दो बातें स्पष्ट हैं कि एक तो इतिहास का संबंध अतीत से है और दूसरा यह कि उसके अंतर्गत केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं का ही समावेश किया जाता है। उसमें उन सभी लिखित या मौखिक वृत्तों को सम्मिलित किया जाता है जिसका संबंध अतीत की यथार्थ परिस्थितियों और घटनाओं से है। प्रिय छात्रों, ये तो हमने इतिहास को समझने की एक छोटी सी कोशिश किया। अब आइए इतिहास के दर्शन पर बात करें कि दर्शन क्या है। दर्शन सहज रूप से सरल शब्दों में दर्शन का अर्थ होगा दृष्टि या दृश्य या देखा जाना। अर्थात दर्शन का मायने हुआ देखना। तथापि जब हम इतिहास के क्षेत्र में जाएंगे या साहित्य के क्षेत्र में दर्शन पर विचार करेंगे या धर्म के क्षेत्र में दर्शन पर विचार करेंगे, तो दर्शन अपने पारिभाषिक अर्थ को धारण करता है और दर्शन का संबंध एक विशिष्ट विचारधारा से हो जाता है कि एक ऐसा विषय जो अपने पीछे बहुत सारी परिभाषाओं को धारण करता है, बहुत सारे तत्वों को धारण करता है और जिसकी गहन व्याख्या की जा सकती है। एक ऐसा विषय कि जिसमें रहस्य भी छिपा हो, जिज्ञासा भी छुपी हो। तो छात्रों, इतिहास का दर्शन क्या है या इतिहास को कैसे लिखा जाना चाहिए या हिंदी साहित्य का इतिहास
किस दर्शन का परिणाम है, या यह भी कह सकते हैं कि इतिहास दर्शन से आशय एक ऐसी विचारधारा का निर्माण, एक ऐसी विचारधारा की परिकल्पना, या एक ऐसा फ्रेम, एक ऐसा आवरण, एक ऐसा मानक, एक ऐसा प्रतिमान कि जिनके आधार पर इतिहास को लिखा जाना चाहिए। अब इस विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों का उल्लेख प्राप्त होता है। ये दृष्टिकोण भी समय समय पर बदलते रहे हैं। इसी तथ्य के आधार पर इतिहास दर्शन विषय की स्थापना हुई, जिसमें इतिहास के संबंध में प्रयुक्त और प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोणों, धारणाओं, विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है। अस्तु इतिहास संबंधी इन विचारों या धारणाओं को समूह रूप में इतिहास दर्शन की संज्ञा दी जाती है। छात्रों, मैं इस परिभाषा को पुनः आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगा कि इतिहास के संबंध में प्रयुक्त, प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोणों, धारणाओं और विचारों का अध्ययन किया जाता है। 3-4 चीजें आपके सामने आई कि विभिन्न दृष्टिकोणों, विचारों और धारणाओं, और जब इन तीनों का अध्ययन किया जाता है तो इनके लिए जो एक समग्र शब्द हमको मिला, एक समग्र शीर्षक हमको मिला कि ऐसी ऐतिहासिक विचारधाराओं को, ऐसी ऐतिहासिक मान्यताओं को या ऐसे ऐतिहासिक दृष्टियों को इतिहास दर्शन। छात्रों, आइए इतिहास दर्शन के प्रसंग में इतिहास दर्शन के प्रति भारत के विद्वानों की मान्यताएं क्या रही, हमारे भाषाविदों, इतिहासकारों और विद्वानों के कौन कौन से अभिमत हैं, इस विषय पर विचार करें। छात्रों, इतिहास दर्शन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण जो है वो आदर्शवादी रहा है, आदर्श का पक्ष प्रमुख रहा है। इसी प्रकार भारतीय दृष्टिकोण धर्म को, अध्यात्म को प्रधानता प्रदान करता है। और तीसरा बिंदु है चिरंतन मूल्य, वो मूल्य जो मनुष्य को, समाज को, देश को और राष्ट्र को एक स्वस्थ दिशा प्रदान करते हैं। ऐसे मूल्यों पर हमारे भारतीय इतिहासकारों ने विचार किया है और इन पक्षों को महत्व दिया है। इसी प्रकार स्थायित्व और अमरता की बात की जाए तो छात्रों, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता एवं अन्य धर्मों और संप्रदायों के धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण लिया जा सकता है कि जिसमें निहित संदेशों को, घटनाओं को और प्रसंगों को इतिहास के स्थायित्व और अमर अंशों के रूप में यहाँ के विद्वानों के द्वारा, भारत के विद्वानों के द्वारा स्वीकार किया गया। भारतीय दृष्टिकोण के अंतर्गत विशेष रूप से बाण और कलहण की विचारधाराएं क्या थी, या इसी प्रकार क्या इतिहास को काव्यात्मक इतिहास के रूप में विवेचित किया गया अथवा ऐतिहासिक काव्य के रूप में अनुशीलन की दृष्टि से भी इतिहास दर्शन के भारतीय दृष्टिकोण पर विचार किया जाना आवश्यक है। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः आदर्श मूलक और अध्यात्मवादी रहा है और शायद इसीलिए उसमें भौतिक जगत की स्थूल घटनाओं में भी
आध्यात्मिक तत्वों और प्रवृत्तियों के अनुसंधान की, खोज की या उसे प्राप्त करने की प्रवृत्ति प्रमुख रही। भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति में प्रायः समसामयिक तत्वों की अपेक्षा चिरंतन मूल्यों को महत्व मिला है। अतः यहाँ के प्राचीन इतिहासकारों ने अतीत की व्याख्या या कहें इतिहास की व्याख्या इसी दृष्टिकोण से की। उन्होंने घटनाओं और क्रियाकलापों की व्यवस्था, भौतिक उपलब्धियों एवं वैयक्तिक समस्याओं की दृष्टि से अत्यल्प या कम करते हुए समष्टि हित की दृष्टि से इतिहास को अधिक विवेचित करने की कोशिश किया है। शायद इसीलिए महाभारतकार या रामायण की रचना करने वाले ने इतिहास को एक ऐसा जीवंत पूर्ववृत्त माना है कि जिसके माध्यम से राष्ट्र को, मानवीय समाज को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उपदेश दिया जा सके या एक सात्विक, सरल, सहज और सुंदर जीवन मार्ग की प्राप्ति हो सके, ऐसा दृष्टिकोण भारतीय दृष्टिकोण रहा है। महापुरुषों को और उनके चरित्र को इतिहास के रूप में स्वीकार करते हुए घटना की अपेक्षा चरित्र को महत्व प्रदान किए जाने की दृष्टि से भी भारतीय दृष्टिकोण प्रमुख माना जा सकता है। इसी संदर्भ में आगे चल करके बाण और कलहण आदि इतिहासकारों ने इससे भिन्न दृष्टि को अपनाते हुए आध्यात्मिक, नैतिक और चारित्रिक तत्वों की अपेक्षा यथार्थवाद को महत्व दिया। यथार्थपरक वस्तु और तथ्यों को अधिक महत्व प्रदान करते हुए उन्होंने काव्यात्मकता और अलंकृति आदि के प्रयोग को भी स्वीकार किया है। इसलिए जहां प्राचीन युग में भारतीय इतिहासकारों की रचनाएं चारित्रिक मूल्यों, नैतिक उपदेशों और आध्यात्मिक रूपों से युक्त होकर पौराणिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में परिणत हो गई, वहीं परवर्ती इतिहासकारों की रचनाएं शुद्ध इतिहास की अपेक्षा काव्यात्मक इतिहास या ऐतिहासिक काव्य के रूप में विकास को प्राप्त करी। वस्तुतः भारत का प्राचीन इतिहासकार सत्य शोधन तक ही सीमित नहीं था, वह शिवम और सुंदरम के समन्वय के लिए भी बराबर प्रयासरत था। इस व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह नैतिकता जहां उसका गुण माना जा सकता है, वहां सैद्धांतिक दृष्टिकोण से यह नैतिकता या ऐसा आदर्शवाद भारतीय दृष्टिकोण के दोष के रूप में भी स्वीकार किया जाता है, क्योंकि उसने इतिहास के कलेवर में कला और नीति को स्थान देकर उसे शुद्ध ऐतिहासिकता से वंचित करने की कोशिश किया। फिर भी यदि इतिहास के कलात्मक या काव्यात्मक रूप का किसी भी दृष्टि से कोई महत्व है, तो उस दृष्टि से इतिहासकार या भारतीय इतिहास को अन्य पश्चिमी इतिहास की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जा सकता है। वास्तव में भारतीय इतिहासकार ने अपनी संस्कृति और जीवन के आदर्शों के अनुरूप इतिहास के क्षेत्र में संश्लेषणात्मक और समन्वयात्मक दृष्टि का परिचय दिया। उन्होंने सत्यम, शिवम और सुंदरम के
समन्वय का स्वस्थ प्रयास किया है और इस तरह से भारतीय दृष्टिकोण को इतिहास के प्रति स्वाभाविक और सहज माना। इतिहास दर्शन के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण। छात्रों, इस धरातल पर जो बिंदु हैं हमारे पास चर्चा करने के लिए, वो स्लाइड्स में आपको दिखाई दे रहे हैं। यथार्थवाद, हीरोडोटस, विको, कांत, हीगल, डार्विन और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अन्य मत। छात्रों, इतिहास दर्शन के प्रति भारत का दृष्टिकोण जहां आदर्शवाद पर आधारित था और भारतीय विचारणाओं में नैतिकता, जीवन के प्रति आदर्श, संस्कृति और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी विचारणाएं प्रमुख थीं, वहीं इसके विपरीत पश्चिमी दृष्टिकोण जो है वो विशुद्ध रूप से यथार्थवाद पर आधारित है। एक और जहां भारतीय इतिहासकारों के दृष्टिकोण में आदर्शवाद की प्रधानता थी, वहीं पाश्चात्य इतिहासकार प्रायः यथार्थवादी दृष्टिकोण से अनुप्राणित रहे। इतिहास के प्रथम व्याख्याता यूनान के विद्वान हीरोडोटस ने इतिहास के दर्शन को खोज, गवेषणा या अनुसंधान के अर्थ में स्वीकार करते हुए इतिहास दर्शन के 4 लक्ष्यों की तरफ संकेत किया है। पहला, इतिहास वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक विधा है, अतः इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। और दूसरा, इतिहास मानव जाति से संबंधित होने के कारण इतिहास मानविकी की विधा है। और तीसरा, इतिहास तर्क पर आधारित होने के कारण तर्क संगत विधा है, अतः इतिहास के तथ्य और निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। इसी प्रकार हीरोडोटस चौथे तत्व की चर्चा करते हैं। उनके अनुसार इतिहास अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालने वाली विधा है, अर्थात यह शिक्षाप्रद विधा है। इसके अतिरिक्त हीरोडोटस ने अपने सिद्धांत में यह भी स्पष्ट किया है कि इतिहास का लक्ष्य प्राकृतिक या भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया की व्याख्या करना है। प्राचीन युग में प्रायः हीरोडोटस का ही दृष्टिकोण मान्य रहा, किंतु आधुनिक युग के विभिन्न विद्वानों ने इतिहास दर्शन के संबंध में सर्वथा पृथक पृथक नए दृष्टिकोण प्रकाश में लाए। इटली के विद्वान विको ने इतिहास का संबंध केवल अतीत से नहीं माना, उन्होंने इसे वर्तमान से जोड़ते हुए प्रतिपादित किया कि इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है और मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियां सदैव एक समान होती हैं, अतः विभिन्न युगों में इतिहास में भी समान प्रवृत्तियों का मिलना स्वाभाविक है। इतिहास लेखन की पद्धति के संबंध में विको ने अनेक सुझाव देते हुए साहित्यकारों को अतिरंजना और अतिशयोक्ति से सतर्क रहने की हिदायत दी। इसी प्रकार जर्मन के विद्वान दार्शनिक फिलासफर कांत इतिहास की नई व्याख्या प्रस्तुत करते हैं और उनके अनुसार इतिहास सृष्टि का बाह्य विकास प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है, अतः इतिहास को भी इसी रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए, अर्थात ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे प्राकृतिक नियमों की प्रवृत्ति को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। अर्थात
हीगल, और इसके बाद जो दूसरा क्रम आता है वो है हीगल। हीगल ने कांत की विचारधारा को आगे बढ़ाया और स्पष्ट किया कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण और संकलन मात्र नहीं, अपितु उसके भीतर कार्य कारण की श्रृंखला विद्यमान है। इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य हीगल के अनुसार मानवीय चेतना का विकास है और यह द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है, और इस द्वंद्वात्मक पद्धति या प्रक्रिया के अनुसार वाद एवं प्रतिवाद, तर्क और वितर्क के द्वंद्व से समवाद का विकास होता है। इतिहासकार की व्याख्या भी इसी द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। इस प्रकार 19वीं सदी के आसपास डार्विन ने विकासवादी सिद्धांत की स्थापना किया और इतिहास को एक नूतन दृष्टि, शक्ति और गतिशीलता प्रदान की। डार्विन परिवर्ती युग में विभिन्न चिंतकों, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में विभिन्न विकासवादी सिद्धांतों की स्थापना करते हुए डार्विन के समर्थन में अनेक विद्वान सामने आए और उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया कि इतिहास सृष्टि का कोई अंग या तत्व एकाएक घटित या रचित न होकर क्रमशः क्रियाकलापों के माध्यम से विकास को प्राप्त करता है। अतः वैज्ञानिक दृष्टि से इतिहास का अर्थ घटना समूह का संकलन न होकर विकास क्रम का विवेचन। छात्रों, इसी प्रकार कार्ल मार्क्स, एंजल्स, मॉर्गन, हक्सले आदि अनेक विद्वानों ने विकासवाद के विभिन्न पक्षों की व्याख्या अपनी अपनी दृष्टि से किया है और इतिहास दर्शन को सर्वथा नए रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। 20वीं सदी में ऐसे अनेक इतिहासकार आए जैसे स्पेंगलर, कैनबी, टर्नर आदि ने विश्व संस्कृति और सभ्यता के इतिहास की व्याख्या विकासवादी नियमों और प्रवृत्तियों के आधार पर करने की चेष्टा की। अतः निष्कर्ष के रूप में आज पाश्चात्य इतिहास दर्शन सर्वप्रमुख और सर्वाधिक विकसित दृष्टिकोण के रूप में विकासवादी दृष्टिकोण के साथ अनेक चुनौतियां इस सिद्धांत को मिली, पर फिर भी वो पूरी सक्षमता के साथ अपने तर्कों के कारण, वैज्ञानिक पद्धति के कारण और यथार्थवाद पर आधारित होने के कारण पश्चिमी दृष्टिकोण को पूरे विश्व में मान्यता मिली। क्योंकि अगर अलग अलग आधार पर इतिहास दर्शन जैसा विद्वानों ने तय किया तो उस आधार पर यह तर्क हमारे सामने आकर उपस्थित होते हैं कि अनेक दृष्टियों से अभी भी इतिहास दर्शन के प्रति एक मतेन मान्यता या सममत समवाद की स्थापना अद्यावधि नहीं हो पाई। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृति आदि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले विकासवादी चिंतकों के सिद्धांतों में भी परस्पर अन्विति और एकरूपता का अभाव है। जहां डार्विन का विकासवाद प्राणीशास्त्र में लागू होता है, वहीं मार्क्स का सिद्धांत अर्थशास्त्र में लागू होता है, स्पेंसर का सिद्धांत भौतिक विज्ञान में और बर्गसा का सिद्धांत मनोविज्ञान में लागू होता है। दूसरे
विकासवादी सिद्धांतों के विरोध में यह भी प्रतिक्रिया सामने आई। विद्वानों का एक वर्ग इन्हें विधेयवादी कहकर ठुकराने का प्रयास कर रहा है। शास्त्र आदि के अनुयायी जो कि नियमबद्धता, पूर्व निश्चिंतता और पूर्व निर्धारण के विरोधी हैं, इतिहास को किसी भी नियम से आबद्ध करना वो कैसे स्वीकार कर सकते हैं? अस्तित्ववादियों के अनुसार जब प्रकृति और मनुष्य ही नियमों से मुक्त है तो उनके इतिहास को नियमबद्ध कैसे किया जा सकता है? किंतु हमारे विचार में नियम और अनुशासन का यह विरोध अवैज्ञानिकता एवं अराजकता का ही पोषक कहा जा सकता है। कदाचित हीगल के शब्दों में यह भी वाद का प्रतिवाद मात्र है जो संभवतः आगे चल करके आने वाले भविष्य में हमें किसी नए संवाद की ओर अग्रसर करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। यह आशा की जा सकती है इतिहास दर्शन के संबंध में आने वाले वर्तमान को लेकर के। छात्रों, मैं अपने व्याख्यान को यहाँ पर विराम देता हूँ। नए विषय के साथ हम आपसे पुनः मिलेंगे।